हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीख स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जो इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ा है या इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आपको पता है डियर फ्रेंड्स, आपके लिए जो एग्जाम आने वाला है, चाहे वो कॉमर्स है या पेपर 1 का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए डेली जो आपका पेपर 2 है उसकी भी वीडियो डालता हूं, उसके भी आपको क्वेश्चन देता हूं। ये 3 बजे वीडियो आती है आपकी, और आज थोड़ा लेट आएगी। और डियर फ्रेंड्स, कि आज आप लोगों का पहला एग्जाम था, तो सभी का एग्जाम में भी अच्छा हुआ होगा। तो मैं एग्जाम एनालाइज की वीडियो है वो भी आपकी डाल दूंगा इवनिंग तक। और साथ में डियर फ्रेंड्स, आज 8 बजे आपका मतलब पेपर 1 की जो वीडियो है वो भी होती हैं। तो आज हम यहां पर करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, कौन सा करने वाले हैं, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर हमारे जो 35 क्वेश्चन आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो जो चीजें मैं बता रहा हूं वही बच्चे बता रहे हैं कि सर ये आपने करवाया था, ये हमारे एग्जाम के अंदर आया है। और एक चीज मैंने नहीं करवाई है अभी तक, वो आपकी क्या है, वो आपकी लॉजिकल रीजनिंग है या इंडियन लॉजिक है। उसमें से थोड़ा सा वो आज मैं 1-2 दिन के अंदर आपको कवर कर दूंगा, पूरे का पूरा। बहुत जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका वो कवर कर दूंगा, ठीक है। बाकी सब कुछ जो मैंने बेसिक सा डीआई वगैरह है वो भी आपका बेसिक सा आ रहा है, और जो भी है वो बाद में आपको इस क्लास के बाद आपको लेक्चर दे दूंगा, उसके अंदर सारा का सारा कवर कर दूंगा। लेवल ऑफ टीचिंग के आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, बिल्कुल ही क्लियरली आपको करवा दूंगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पेपर 2 की 9th यूनिट है, कौन सी है हमारी, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की बात करते हैं। ये भी बहुत वास्ट यूनिट है, लेकिन इसके अंदर से जो जो मेन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पार्ट नंबर 1 के अंदर लेकर के आया हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि डियर फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को आप लिख लेना या आप पीडीएफ मांग लेना, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। ये नीचे आपका नंबर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा मेरा, इस नंबर के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को मैचिंग करनी है। मैचिंग के अंदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है, सेल्स ऑफ गुड्स आफ्टर की बात की जा रही है, कि सेल्स ऑफ गुड आफ्टर सर्विस की यहां पर बात की जा रही है। उसके बाद यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात की जा रही है, जो भी आपके सामने है, सेल्स ऑफ गुड्स की बात की जा रही है। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज पार्टनरशिप फर्म की बात करता है, या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहां से आपने प्रोमिसी नोट्स और शेयर कैपिटल कंपनी के लिए जो भी मैचिंग आपका राइट ऑप्शन हो रहा है उसी के तरीके से बताना है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की अगर बात करते हैं तो उसके अंडर इन चारों में से कौन सी बात आती है। तो जल्दी से जल्दी बताएं। अगर आपको एक भी पता है इनमें से तो आप अपना राइट आंसर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की अगर बात की जाए, अगर ये भी आपको पता है तो आप अपना राइट आंसर यहां पर कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये वीडियो आपकी प्रीमियर या सीधी भी मैं डाल सकता हूं, तो जल्दी से जल्दी आप राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। अगर लाइव ये वीडियो मैं ना डालूं तो आप कहां कर सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर अपना साथ की साथ क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके अपना जो राइट आंसर है वो लिख सकते हो। तो जल्दी से जल्दी बता दें आपका राइट आंसर यहां पर क्या रहने वाला है। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है, आंसर नंबर ए रहने वाला है, कि जब आप बात करते हो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की, तो मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का सेल किया जाता है, या कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि मैं अपनी चीज है दूसरों को बेचूंगा, तो आप उसकी बजाय उससे पैसे लोगे और उसकी ओनरशिप दूसरे को ट्रांसफर कर दोगे। तो ए का ऑप्शन नंबर 2 था, कहीं पर भी नहीं है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स आफ्टर की बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं किसकी, बी ऑप्शन की। तो बी का मतलब आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, डिसोल्यूशन द पार्टनरशिप फर्म का जो भी आपका। उसके बाद सी की बात करते हैं, सी का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। फोर्थ का मतलब शेयर कैपिटल की बात करते हैं, सिक्योरिटी पार्टनरशिप फर्म की बात की जाती है ना। बाय पे की बाय जो बैक की बात करते हैं वो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी की बात करते हैं। प्रोमिसी नोट्स आपका क्या होता है, जो आपका नोट्स है, ठीक है, एक वचन पत्र है, उसको क्या बोला जाता है बच्चे, नेगोशिएटिंग जो आपका इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नोट
ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एक्ट, जो कंपटीशन एक्ट 2002 का जो एक्ट आपका है, कौन सी एडवांटेज इसके अंदर नहीं है? जल्दी से जल्दी बताना है आपको। प्रोविजन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की बात करते हैं, प्रोविजन ऑफ द जो आपका डोमिनेट पोजीशन की बात की जा रही है, एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट की बात करते हैं, या रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। जो आपका राइट आंसर यहां पर कंपटीशन एक्ट के 2002 के अंदर रहने वाला, जल्दी से जल्दी बताएं कि आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है 2002 का जो कंपटीशन एक्ट है उसके अंदर। यहां पर जो आपका राइट आंसर बच्चे रहने वाला है, बाकी सब जो अपनी जगह पर ठीक है, यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि जो आपका रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है इसके लिए आपका अलग से जो आपका एक क्या होता है, एक्ट बना होता है, ठीक है ना। आपको पता होगा आरटीपी जो एक्ट है आपका इसके अंडर बना होता है, उसको पता है कि सारी की सारी जो बातें हैं उसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की आती हैं, जो कि आपका मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये ओवरव्यू मैंने सारे का सारा करवा रखा है आपको जब मैंने इन्वायरमेंट की क्लासेस ली थी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Which of the following does not fell in the ambit of the objective of the competition act के अंदर? नोट फिल, ये भी आपने बताना है कि कौन सा इसके दायरे के अंदर नहीं आता, कौन सा फुलफिलमेंट नहीं करता। कंपटीशन एक्ट है जो आपका 2002 का, उसके अंदर कौन सी चीजें नहीं आती? एनकरेज करता है कंपटीशन को, या प्रिवेंट करता है अब्यूज द डोमिनेट पोजीशन को, ठीक है। डोमिनेट पोजीशन देखो पीछे भी आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां बात करते हैं, लेकिन यहां पर क्या था, जहां पर जो प्रिवेंशन की बात की गई थी, यहां पर प्रिवेंट की बात है। उसके बाद प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग आउट द इंटेंचुअल प्रॉपर्टी की बात यहां पर की जा रही है। उसके बाद यहां बात करता है रेगुलेट्स द मर्जर एंड इक्वाइजेशन की बात यहां पर की जा रही है। तो जल्दी से जल्दी अपना जो राइट आंसर आपका यहां पर रहने वाला बताएं, जल्दी से जल्दी आपका राइट आंसर यहां पर क्या रहने वाला। देखो डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला बच्चे, राइट आंसर आपका प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट, जो आपका कंपटीशन एक्ट होता है ना, कि आप कंपटीशन है, आपकी कुछ इंटेंचुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आपकी वही कोई बंदा यूज करने लग गया तो मतलब वो काम आपका एकाधिकार के अंदर नहीं होता। तो यहां पर जो मोनोपोलिस्टिक होती है ना, कि आप एक इंटेंचुअल प्रॉपर्टी आपके पास, उसके अकॉर्डिंग आप मतलब एकाधिकार कर रहे हो या मोनोपोलिस्टिक कर रहे हो बाजार के अंदर, तो आप कितने भी रेट चार्ज कर सकते हो। पता है ना आपको कि आप कंपटीशन को भी बीट कर सकते हो और साथ के साथ आप हाई रेट चार्ज करोगे, क्योंकि वैसी चीज किसी के पास है नहीं है। तो कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है मोनोपोलिस्टिक राइट को राइज करने से। अगर कोई भी अपनी इंटेंचुअल प्रॉपर्टी के जरिए मोनोपोलिस्टिक राइट राइज करता है, मोनोपोलिस्टिक सिस्टम राइज करता है, तो उस टाइम पर जो कंपटीशन एक्ट है वो उसको क्या करता है, रोकने में आपकी हेल्प करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको एक मतलब अरेंजमेंट के अंदर लगाना है, आपको एक मेन फ्रेम के अंदर लगाना है इसको, कि किस तरीके से आपका ये सिस्टम चलता है। पहले ऑफर आता है, एक्सेप्टेंस आता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, या कॉन्ट्रैक्ट आता है। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें। ये तो बिल्कुल ही इजी सा बच्चों वाला क्वेश्चन था। यहां पर क्वेश्चन नंबर आपने भाई क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना, जो भी बच्चा इस क्लास को देखेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है ऐसी क्लास को बनाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डाले हैं। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 लिख के आप नीचे क्लास को अगर बाद में भी देखते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ए बी जो भी आपका क्वेश्चन 4 डालकर, डॉट डालकर, जो भी आपका क्वेश्चन है। यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला बच्चे, सबसे पहले क्या होता है, आप किसी भी ऑफर करोगे किसी भी बंदे को, उसके बाद वो बंदा ऑफर एक्सेप्ट करेगा, फिर आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका होता है। पहले जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, ब्रीच कहां से हो जाएगा, तो टूट कहां से जाएगा, या उल्लंघना कहां से हो जाएगी एक्ट की, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो यहां पर जो आपका आंसर है, एक नंबर आएगा, फिर 2 नंबर है, फिर 4th नंबर है, फिर आपका 3 नंबर आएगा। तो ऐसा जो ऑप्शन है ए बी डी सी, आपका ये बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें कि एज पर एक्ट है जो आपका, कौन सा कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन जो 52 है उसके अंदर द
बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड। कौन सा प्रीमियम अकाउंट है जो जिसकी राशि के लिए उसको मतलब नहीं बनाया गया, उपयोगी नहीं किया जा सकता। पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करता है, राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर की बात करता है, इशू फुली पेड अप बॉन्ड शेयर की बात करता है, या कैपिटल लॉस की बात करता है। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें। यहां पर जो बच्चे आपका राइट आंसर होता है कंपनी एक्ट जो सेक्शन 52 की बात की जाती है, यहां पर आप जो पेमेंट ऑफ डिविडेंट है बच्चे वो यहां पर आप नहीं उपयोग कर सकते इस जो आपका प्रीमियम अकाउंट होता है उसके अंदर से। ठीक है, आपको बात रखनी है याद कि 52 जो सेक्शन है आपका कंपनी एक्ट 2013 का, उसके अंदर जो आपका प्रीमियम अकाउंट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होता है, वहां से आप डिविडेंट के लिए उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, डिविडेंट वहां से बच्चे नहीं दे सकते। उसके बाद बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की। ये बात कर रहे हैं किस चीज की, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द राइट ऑफ आपकी जो स्टैट्यूटरी ऑडिटरी की बात की जाती है, ऑडिटर की बात की जा रही है। तो जो आपकी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात करते हैं वो किसके अंदर आता है, आपका राइट है टू रिसीव द रेम्यूनेशन की बात करता है, टू अटेंड बोर्ड ऑफ जो आपका डायरेक्टर मीटिंग की बात करता है। उसके बाद बात करते हैं टू अटेंड द जनरल मीटिंग, टू विजिट द ब्रांच ऑफ ऑफिस। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर यहां पर बता दें कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर क्या रहेगा। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक लेखा परीक्षण के अधिकार है। यहां से देखो, टू रिसीव रेम्यूनेशन आपका जो परिश्रम है वो तो सबको मिलता है, किसी भी तरीके से मिले चाहे, ठीक है। उसके बाद अटेंड कर सकता है, वो मीटिंग किसकी अटेंड करेगा, डायरेक्टर बोर्ड्स की मीटिंग। उसको क्या जरूरत है भाई, वो तो एक संवैधानिक ऑडिटर है, ठीक है। उसका राइट है वो क्या है, वो देख सकता है मीटिंग अगर उसका किसी भी तरीके का कोई भी मतलब बेनिफिट जुड़ा है। लेकिन वो उसका काम ये होता है उस कंपनी के अंदर जाकर के ऑडिट करना, सारे का सारा परीक्षण करना कि भाई किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं काम कर रहे। तो मेनली जो आपका काम है ये नहीं होता, ना ही ये होता, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऑडिटर है आपका, संवैधानिक जो ऑडिटर है आपका, वो गवर्नमेंट से पैसा लेगा, ना कि किसी दूसरे बंदे से जिसकी कंपनी में जाकर के वो मतलब चेकिंग कर रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, 3 ऑप्शन की बात कर रहा है, थर्ड ऑप्शन की, टू अटेंड द जर्नल मीटिंग। हाँ, जर्नल मीटिंग है वो अटेंड कर सकता है, ठीक है। जर्नल मीटिंग अटेंड कर सकता है। टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस में जा सकता है या नहीं, यहां पर उसको काम है वहीं पर वो जा सकता है, ये बेसिक सी बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है, सी ऑप्शन है कि आप जर्नल मीटिंग है उसके अंदर आकर के आप बैठ सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है वो एक उच्च लेवल की मीटिंग होती है, वहां पर जाकर ये भाग नहीं ले सकता। लेकिन जो आपकी जर्नल मीटिंग है वहां पर जाकर के आप भाग ले सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग जो कमोडिटीज इज केप्ट आउट द जो आपका प्रीव्यूज ऑफ जीएसटी की बात करते हैं, जीएसटी की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीएसटी का सिस्टम है, कमोडिटी है जिसके ऊपर जो आपका आउट लगता है, जीएसटी लगती नहीं है, जिसके अंदर तंबाकू प्रोडक्ट की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात की जा रही है। उसके बाद किसकी बात की जा रही है, एडिटेबल ऑयल्स की बात करते हैं, इंश्योरेंस जो आपका प्रोडक्ट है उनकी बात यहां पर की जा रही है। तो जल्दी से जल्दी बताएं आपका राइट आंसर यहां पर क्या है। जीएसटी किसके ऊपर नहीं लगती, सारे टैक्स तो ठोक देते हैं पर जीएसटी किसके ऊपर नहीं लगती, तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर लगती है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है बच्चे, बी आंसर आपका यहां पर बिल्कुल राइट रहने वाला है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आपकी जो जीएसटी है वो आपकी नहीं लगती, ऐसी कमोडिटियां जो बाहर आती हैं किसके प्रयोग से, जो जीएसटी के प्रयोग उसके दायरे से। उसके बाद बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या बोल रहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटर एम्पायर है उसका मतलब क्या है। आपका एम्पायर जो आपका बोलता है वो क्या बोलता है, बायर शुड मेक द पेमेंट वेल इन द टाइम, की खरीदार को समय पर भुगतान करना चाहिए। ये बात सही है या नहीं है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जो आपका जो कैप्टर एम्पायर है, जो एम्प्टोर है, इसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं। बायर जो आपका शुड बी वेयर, ठीक है ना, बी वेयर टू ऑल एक्सेप्ट ऑफ बाइनेस, मतलब जितने भी टर्म एंड कंडीशन होती हैं खरीदने से पहले उसके लिए वो सावधान रहे,
बायर होता है विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल पेमेंट, होल पेमेंट के लिए वो जिम्मेदार होता है या नहीं होता, वो बात आपने देखनी है। बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एट एनी कॉस्ट, एनी कॉस्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होता। देखो जिस तरीके से आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हो, आपको पसंद नहीं आया ऑनलाइन प्रोडक्ट जो भी मंगवाया आपने, तो जो उसकी कैरिंग कॉस्ट होगी या मतलब जो डिलीवरी कॉस्ट होगी वो आप पे नहीं करोगे अगर आपने वो प्रोडक्ट टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वापस कर दिया है। ठीक है, आपको पूरी पेमेंट आपके अकाउंट में वापस वो कर देते हैं। जितना भी कॉस्ट होती है ना, जो मतलब आपकी डिलीवरी कॉस्ट होती है या आपके पास जो भी आती है ना, वो सारी की सारी जो कॉस्ट होती है वो इसके अंदर आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं यहाँ पर, बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। बायर है जो, क्या पता उसके मम्मी पापा दें, कोई भी दे, उसका बाकी की जो किस्तें हैं वो दूसरों के सिर पे भी आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको बी वेयर रहना चाहिए ऑफ द ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बाइंग, कि आपको खरीदने से पहले सावधान रहना चाहिए कि क्या चीज आप खरीद रहे हो, किस तरीके से खरीद रहे हो। डॉक्ट्रिन ऑफ कैपिटर यही बात आपको बोलता है कि आपको खरीदने से पहले उस चीज के लिए पूरी की पूरी नॉलेज लेनी चाहिए। उसके बाद यहां पर बात करते हैं, विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन सी चीज यहां से नहीं आती। जल्दी से जल्दी आपको राइट आंसर बताना है। यहां पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, या आपकी जो प्रोमिसी नोट्स की बात करते हैं, या आपका किसकी बात करते हो, म्यूचुअल फंड की बात करते हो। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आती, जल्दी से जल्दी बताएं कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है। यहां पर देखो चेक की बात भी है, अभी आप इतने टाइम के बाद नेगोशिएबल कर रहे हो तो आपको चेक वगैरह से पेमेंट करनी पड़ सकती है। डिमांड ड्राफ्ट की बात करते हैं कि भाई मैं इतने दिन के बाद आपको दे दूंगा, डिमांड ड्राफ्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए बैंक के पास जाते हो, वहां से ड्राफ्ट वगैरह बनवा लेते हो। प्रोमिसी नोट्स है कि भाई मैं इतने दिन के अंदर आपकी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, म्यूचुअल फंड एक अलग सिस्टम यहां पर आपको दिख रहा होगा, तो डी ऑप्शन यहां पर आपका राइट है। म्यूचुअल फंड यहां पर आप खुद की इन्वेस्टमेंट करते हो, वो नेगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जरिए से नहीं इसको देखा जाता। उसके बाद बात करते हैं यहां पर जो आपका राइट क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रेगुलेट बाय द कंपनी एक्ट, जो आपका है 2002 के अंदर, उसके द्वारा कौन सी चीज इसमें से क्या नहीं की जा सकती, रेगुलेट नहीं की जाती। जल्दी से जल्दी अपना राइट ऑप्शन बता दें। यहां पर क्या अब्यूज ऑफ डोमिनेट पोजीशन की बात करता है, एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट की बात करता है, मेडिकल जो आपका नेग्लिजेंस है उसकी बात करता है, प्रीडोटरी जो आपका प्राइस है उसकी बात करता है। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें कि कौन सा आपका यहां पर जो राइट आंसर रहने वाला है। यहां पर देखो किसकी कंपटीशन की बात की जा रही है, तो यहां पर जो आपका डोमिनेट पोजीशन तो आपका पहले आपने देखा था कि आया हुआ था। ठीक है, ये तो आपका राइट आंसर है बच्चे। उसके बाद बात करते हैं एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट है, बिल्कुल आपका कंपटीशन एक्ट किसके लिए है, जो मोनोपोलिस्टिक लोग कर जाते हैं अपनी जो इंटेंचुअल प्रॉपर्टी का ध्यान में रख करके, या ऐसी इंटेंचुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं कि वो पूरी पूरी मार्केट के ऊपर कंपटीशन को खत्म करना चाहते हैं, अपनी मोनोपोलिस्टिक लाना चाहते हैं, उसके लिए एंटी कंपिटिटिव एग्रीमेंट ये करता है। उसके बाद मेडिकल नेग्लिजेंसी की बात की जा रही है कि जो आपकी मेडिकल नेग्लिजेंसी है, जो आपकी लापरवाही होती है मेडिकल लाइन के अंदर, वो कंपटीशन एक्ट के अंदर नहीं आती। ठीक है, वो इसके अंदर बिल्कुल नहीं आती। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहां पर जो बात है कि अंडर विच लेजिस्लेशन द मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर मिनिमम, जो आपका एमआरपी होती है ना, मिनिमम रिटेल प्राइस ऑन द पैकेड कमोडिटीज, तो कौन से के अंडर वो बातें आपकी आती हैं कि कौन सा ऐसा यहां पर एक्ट है आपका जिसके अंडर ये सारी की बातें आती है कि किस कानून के तहत जो निर्माता है या जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है वो पैकेज के ऊपर जितनी भी आपकी एमआरपी होती है वो प्रिंट करता है, वो किस एक्ट के अंदर आता है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के अंदर, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986 के अंदर आता है, या स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976 की बात करते हैं, या द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1975
55 की बात करते हैं। तो जल्दी से जल्दी बताएं आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है बच्चे। यहां पर जो आपका राइट आंसर है ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड एक्ट की बात करते हैं, तो ये एक अलग तरीके का एक्ट आपका बन जाता है यहां पर, क्योंकि यहां पर एमआरपी की बात करें, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट आपको पता है कंज्यूमर की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। स्टैंडर्ड ऑफ वेटेज एंड मेजरमेंट, वेटेज एंड मेजरमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग सारे का सारा काम किया जाता है एमआरपी का। तो आपको याद रखना है कि जो आपका कानूनी क्रियाएं हैं आपको यहां पर याद रखनी पड़ेंगी कि जो निर्माता या जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वितरक होता है आपका, वो पैकेज के ऊपर जो एमआरपी है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग रखता है। सी जो आपका ऑप्शन है वेटेज एंड मेजरमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहां पर बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट द यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दैट आर ऑफ, कि जो इंटेंचुअली जो प्रॉपर्टी राइट होते हैं आपके आईपीआर प्रोटेक्ट टू यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया दैट आर, वो किसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। इसके अंदर जो सूचना एंड विचारों का प्रयोग करता है वो किस चीज की रक्षा करता है, एथिकल वैल्यू की, मोरल वैल्यू की, सोशल वैल्यू की या कॉमर्शियल वैल्यू की। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें यहां पर कि इंटेंचुअली प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट किस चीज को करता है, यूज द इंफॉर्मेशन एंड आइडिया के लिए। तो यहां पर अगर बात करते हैं तो आपका बात करते हैं किसकी, कॉमर्शियल वैल्यू की यहां पर बात करते हैं, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोलर ऑफ, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है वर्क करती है किसके अंडर, जो प्रमाण प्राधिकरण आपका है वो नियंत्रण किसके अंदर रह करके काम करता है, ठीक है ना। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है जो आपकी सीसीए है, वो किसके अंडर काम करती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी की बात करता है, या ऑटोनोमस खुद की बॉडी है कि अपने आप से स्वयं काम करती है। जल्दी से जल्दी अपना राइट ऑप्शन बता दें यहां पर आपका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। देखो जो आपका सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, अंडर किसके वर्क करती है, वो आपका वर्क करती है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर पूरे का पूरा काम यहां पर करती है। तो सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं विच सेक्शन ऑफ आईटी एक्ट 2000 डील विद द पुनिशमेंट ऑफ चीटिंग बाय द, जो आपका चीटिंग किया जाता है किसी के साथ भी किसके जरिए, जो इंप्रेशंस डाला जाता है किसके जरिए, बाय द यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्स के जरिए। आपका देखो आईटी एक्ट है जो आपका 2000 पूरे वाला, ठीक है, उसके अंदर क्या किया जाता है, पनिशमेंट किस एक्ट के अंदर दी जाती है, जो बंदा यूज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज का किसी भी बंदे को चीट करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी बताएं कि आप किसी बंदे से चीटिंग करते हो, धोखाधड़ी करते हो, तो उसके पर रूप है जो, ठीक है, 2000 जो एक्ट है आपका आईटीआई, उसके कौन से सेक्शन के अंदर आपको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें यहां पर आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखो यहां पर आपको बहुत सारे एक्ट दे रखे हैं, सेक्शन 66 डी दे रखा है, सेक्शन 66 सी दे रखा है, बी दे रखा है, एफ दे रखा है। तो जल्दी से जल्दी बताएं आपका कौन सा राइट आंसर है। यहां पर जो बच्चे आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका कौन सा रहने वाला है, सेक्शन 66 एफ आपका रहने वाला है। कौन सा है, सेक्शन 66 एफ आपका रहने वाला है, जिसके तहत आपको अगर आप कंप्यूटर रिसोर्सेज का यूज करके क्या करते हो, चीटिंग करते हो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, तो आपको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। उसके बाद यहां बात करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स किस तरीके से होता है, किस कौन कौन सी चीजें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, इनमें से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी टू इट, की राइट एंड ऑब्लिगेशन हो जाते हैं कि पार्टी के दायित्व एंड अधिकार उनकी बातें यहां पर की जाती हैं। उसके बाद ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी टू इट, कि इसके लिए पार्टी के दायित्व अपने अपने दायित्व हो जाते हैं। उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टी टू इट, कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इनमें से आपका कौन सा राइट है, म्यूचुअल लॉफुल राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी। देखो कॉन्ट्रैक्ट आपका कब बनता है, पहले तो आपका एक जुबान रहती है, एक एग्रीमेंट रहता है, यहां तक तो आपका एग्रीमेंट रहता है। लेकिन जब बात करते हैं लॉफुल राइट, उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं लॉफुल बातें, आप जहां पर इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हो
वहां पर जो आपका राइट आंसर यहां पर आंसर नंबर 4 बन जाएगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, वो एकदम से लीगली रूप से हो जाता है। ठीक है, वैध अनुबंध इसको बोला जा सकता है। एन एग्रीमेंट इज वैलिड, एग्रीमेंट कब वैलिड हो जाता है? जल्दी से जल्दी अपना आंसर बताएं कि एग्रीमेंट है जो आपका वो कब वैलिड हो जाता है, कि जो आपका एग्रीमेंट है वो आपका कब राइट हो जाता है। एन एग्रीमेंट इज वैलिड विच क्रिएट लीगल एंड सोशल ऑब्लिगेशन की बात करता है। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें कि जो आपका राइट आंसर यहां पर रहने वाला है। यहां पर जो बच्चे आपका राइट आंसर रहने वाला है, आंसर नंबर यहां पर भी आपका कौन सा रहने वाला है? डी आंसर आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है। विच क्रिएट्स लीगली बाइंडिंग राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टी एंड टू इट। वही बात यहां पर थी कि जो लॉफुल है, और यहां पर बस लीगल बाइंडिंग की बात कर दी है। बात सेम थी, क्वेश्चन भी एक जैसा था। तो यहां पर जो आंसर है, बस वहां कॉन्ट्रैक्ट की बात पूछी गई थी, म्यूचुअल लॉफुल की बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यहां पर बात करते हैं लीगली बाइंड हो जाते हैं, जब आपके राइट ऑब्लिगेशन है तो वो आपका एग्रीमेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं which of the following can be taken as the started point of contract। started point क्या होता है आपके कॉन्ट्रैक्ट का? स्टार्टिंग पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने करना भी है किसी से, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? प्रपोजल करना पड़ता है, या एक्सेप्टेंस है, या एग्रीमेंट है? एनी वन ऑफ द बोथ, मतलब उपरोक्त में से कोई एक की बात की जा रही है। कौन से की बात की जा रही है वही तो बताओ ना। यहां में से कौन सी की बात? देखो, जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? प्रपोजल रखते हो उसके सामने, उसको प्रपोज करते हो कि भाई ये चीज है, अगर आपने खरीदनी है तो किस तरीके से। उसके सामने प्रपोजल रखने के बाद आपका सेकंड काम होता है कि वो बंदा आपका प्रपोजल है एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका क्या हो जाता है? अगर आपकी म्यूचुअल और लीगली ऑब्लिगेशन है या बाइंडिंग आ जाती है तो वो आपका एग्रीमेंट बन जाता है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद एग्रीमेंट के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी पुट एज द राइट ऑफ श्योरिटी के साथ आपने बताना है निम्नलिखित में से जमानत के अधिकार के रूप में रखा जाता है। राइट ऑफ श्योरिटी के लिए आप रखते हो राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेबिटर के अकॉर्डिंग रखते हो, या राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट द कोस, जो श्योरिटीज रखते हो आप, जो भी आप जमानत रखते हो ना, सिक्योरिटीज वगैरह रखते हो, उसके लिए बात की जा रही है। तो आपका यहां पर जो राइट आंसर है वो आपका सारे के सारे आपका राइट आंसर यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी टेकन एज द ड्यूटी ऑफ बेली। बेलीमेंट की जो ड्यूटी होती है वो क्या होती है? ठीक है ना, बेली की जो बेली होता है ना आपका, उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? एक तो बेलर होता है, एक होता है बेली। तो बेली की जो ड्यूटी है, कौन कौन सी ड्यूटीज इसके अंदर हैं? जल्दी से जल्दी अपना राइट ऑप्शन बता दें कि कौन कौन सी आपकी जो राइट ड्यूटीज यहां पर होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स, की आपने जो माल लिया है या आपका माल है उचित देखभाल उसकी करनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद नोट टू मेक, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद यहां पर बात करते हैं किस चीज की बात करते हैं? नोट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स की बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नोट टू मेक मिक्स गुड्स बेलिड विद द हर गुड्स, मतलब अपनी गुड्स उसके बीच में नहीं मिलानी चाहिए। जो सामान है आपका उसको मैच नहीं करना चाहिए या मिक्स नहीं करना चाहिए। टू रिटर्न द गुड्स बेलिड, कि आपको वापस करनी चाहिए उनकी गुड्स। टू रिटर्न इंक्रीज और प्रॉफिटल, जो आपका इंश्योर तरीके से आपको क्या करना चाहिए? वापस करना चाहिए। यहां पर ये बात आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर है। यहां पर जो आपके सारे के सारे ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ऑल ऑफ द अबव भी यहां पर आपके सारे के सारे जो आंसर है वो क्या करने चाहिए? ड्यूटीज है बेली की। ठीक है, किसकी ड्यूटीज है ये सारी की सारी? बेली की ड्यूटी है कि वो आपकी गुड्स को अच्छे से रखे, आपकी गुड्स को अनऑथराइज के पास मत दे। ठीक है, या अनऑथराइज तरीके से उसका यूज ना करे। और नंबर 3 पे बात कर रहे हैं कि अपनी जो गुड्स होती है ना, जो बेलिड की गुड्स होती हैं उसके अंदर सारी की सारी जो गुड्स होती हैं उनको मिक्स ना करे। उसके बाद बात करते हैं कि टू रिटर्न द गुड्स बेलिड,
कि आप टाइम के ऊपर उनकी गुड्स वगैरह वापस करें या रिटर्न करना है प्रॉफिट के साथ। जो भी आपने अर्जित किया उसमें से जितना भी रिटर्न आपका प्रॉफिट इंश्योर होता है वो आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप उसको देना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंक्लूड फॉर ट्रेड इन सर्विस। ट्रेड इन सर्विस के अंदर कौन कौन सी चीजें यहां से बच्चे इंक्लूड की जाती हैं, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बताएं कि यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं या टेक्सटाइल्स की बात करते हैं, जो कपड़े का सिस्टम आता है आपका, इंश्योरेंस की बात करते हैं या आपका एरोस्पेस की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी बताएं कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है। यहां पर बच्चे जो आपका राइट है ट्रेड इन सर्विस की बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर नोट ए सर्विस, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर नोट ए सर्विस, ये आपकी गुड के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? गुड्स के अंदर आती है। टेक्सटाइल्स आपका जो कपड़ा है वो भी किसके अंदर आता है? गुड्स के अंदर आता है। बच्चे आप पहनते हो जो चीजें आपको विजिबल होती हैं दैट इज कॉल्ड द गुड्स, एंड जो चीजें आपकी अनविजिबल होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं बच्चे? किसके अंदर आती हैं? सर्विस के अंदर आती हैं। एरोस्पेस की बात करते हैं, ये भी आपका एक तरीके का गुड्स के अंदर आता है। और उसके बाद बात करते हैं किसकी? इंश्योरेंस की, जो आपकी एक बैंकिंग सेक्टर की सर्विस है। सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ट्रेडमार्क्स? ट्रेडमार्क्स के लिए जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला वो क्या रहने वाला? जल्दी से जल्दी बता दें कि ट्रेडमार्क्स के अंदर जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो क्या है? ए ट्रेडमार्क शुड बी डिस्टिंक्टिव होता है आपका, ठीक है, मतलब विशिष्ट होता है। या उसके बाद बात करते हैं ट्रेडमार्क शुड बी कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग गुड्स और सर्विस की बात करता है। ट्रेडमार्क शुड बी नॉट कॉज कंफ्यूजन विद द प्रीवियस ट्रेडमार्क की बात करता है, पिछले ट्रेडमार्क से मतलब भ्रम पैदा नहीं करता है। तो कौन सा आपका राइट हो सकता है? यहाँ पर सारे के सारे जो आपके ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट दिए गए हैं। किसके लिए? ट्रेडमार्क्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन आपका बोलता है द टर्म ऑफ कॉपीराइट फॉर द ऑथर लास्ट इज हाउ लॉन्ग? कि आपका जो कॉपीराइट है उसकी अवधि कितने टाइम तक चलती है। बेसिक सा क्वेश्चन है आपका कि आपका जो आप कॉपीराइट लेते हो, ठीक है, कॉपीराइट लेते हो, उस टर्म के अंदर जो कॉपीराइट लेते हो ऑथर का, कब तक वो सिस्टम काम करता है? जो आपने कॉपीराइट लिया कब तक काम करता है? द लाइफ ऑफ द ऑथर, कि ऑथर के जीवन तक का, लेखक का जीवन प्लस उसकी 60 साल तक, ठीक है, या 95 तक या 70 साल तक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर रहने वाला है बच्चे बी आंसर आपका राइट है कि कभी कभी तो लेखक की लाइफ तक या प्लस 60, लेखक की लाइफ के अंदर प्लस 60 तक आपका जो कॉपीराइट है इतने टाइम तक काम करता है अगर आप एक बार करवाते हो। उसके बाद बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। ए कंपनी दैट विशेस टू एंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज देयर लोगो बेसिकली रेफर टू, कि आपका जो लोगो है ना वो कोई अन्य लोग यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आप क्या करवाते हो? कॉपीराइट्स करवाते हो, ट्रेडमार्क्स लेते हो या पेटेंट्स करवाते हो या इंडस्ट्रियल डिजाइन यहां पर करवाते हो। जल्दी से जल्दी बताएं कि अगर आपने, आपका लोगो है वो कोई भी बंदा यूज ना कर सके, ठीक है, तो उसके लिए आपको कॉपीराइट करवाना पड़ता है, पेटेंट्स लेने पड़ते हैं, या आपको ट्रेडमार्क्स करवाना पड़ता है, या इंडस्ट्रियल डिजाइन करवाना पड़ता है। तो जल्दी से जल्दी बताएं। यहां पर जो बच्चे आपका आंसर है ट्रेडमार्क्स, जो आपके ट्रेड है, जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो कि ये हमारी कंपनी का माल है, उसके लिए लोगो यूज करते हो तो उसके लिए ट्रेडमार्क का यूज करते हो। तो बी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड ऑन, कि अगर आपने पेटेंट के दायरे के अंदर आना है तो आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 1 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, 4 की बात करते हैं। जल्दी से जल्दी बताएं कि आपको कौन सा फॉर्म यहां पर देखना होता है। तो जल्दी से जल्दी अपना राइट ऑप्शन बता दें कि आपका कौन सा आंसर यहां पर राइट रहने वाला है। यहां पर जो बच्चे आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका कौन सा रहने वाला है? ए नंबर आपका बिल्कुल यहां पर राइट रहने वाला है। फॉर्म नंबर 1 पेटेंट एप्लीकेशन फील्ड आपको करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लॉयड बाय द असाइनिंग, और जो आपकी लाइसेंसिंग होती है द राइट ऑफ द अदर, कि आपके पास क्या होता है निम्न में किसका प्रयोग करें कि आपका जो लाइसेंस देखा नहीं किया जा सकता, मतलब जो भी अधिकार सौंपा नहीं जा सकता, निम्न में से ऐसा कौन सी चीज है जिसका अधिकार आप नहीं देकर जा सकते किसी को भी? तो जल्दी से जल्दी बताएं। असाइन बाय द लाइसेंस राइट टू अदर, कैन नॉट मतलब आप दूसरों को उसका अधिकार नहीं दे पाते या नहीं दे सकते, तो कौन सी ऐसी चीज है? जल्दी से जल्दी बताएं।
यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बच्चे रहने वाला पेटेंट डिजाइन वगैरह ये आप दे सकते हो, मतलब जो भी है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रेडमार्क है आपकी कंपनी का लोगो, जैसे मैंने अभी पीछे सीख स्टडी स्मार्टली 3S का बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला लोगो, तो ये मैं किसी को थोड़ी बेच सकता हूँ, मैं अपना कंटेंट बेच सकता हूँ, ठीक है, अपना कंटेंट बेच सकता हूँ, अपना डिजाइन किया हुआ सिस्टम बेच सकता हूँ, लेकिन अपना लोगो मेरे नाम पे जो मैंने रजिस्टर करवाया ये थोड़ी बेच सकता हूँ अब, ठीक है, ये मेरा ही रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट प्रोटेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट बाय आर्टिस्ट, की जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको एक तरीके से आप सुरक्षित करने के लिए क्या करवाते हो, कॉपीराइट करवाते हो, ज्योग्राफिकल जो इंडिकेशंस होते हैं या पेटेंट्स होते हैं या आपका ट्रेडमार्क्स होता है। जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर बता दें कि आप अपनी जो इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करवाते हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप बच्चे क्या कराते हो, सुरक्षित रखने के लिए ए ऑप्शन आपका राइट है, कॉपीराइट आपको करवाना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट प्रोडक्ट द इंटेंचुअली जो आपके डिजाइन होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, यहां पर बात करते हैं किसकी, बात करते हैं डिजाइन की, कि आपको यहां बात किसकी थी, इंटेंचुअली प्रॉपर्टीज के जो आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो कलाकार के द्वारा बनाई गई जो आपकी क्या होती है इंटेंचुअल प्रॉपर्टी होती है, उसकी रक्षा करने के लिए आप कॉपीराइट करवाते हो। लेकिन यहां पर व्हाट प्रोडक्ट प्रोटेक्शंस ऑफ द इंटेंचुअली प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द डिजाइनर, डिजाइनर के द्वारा अगर कोई भी इंटेंचुअल प्रॉपर्टी को क्रिएट किया गया है उसके लिए कॉपीराइट करवाया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस करवाए जाते हैं, या आपका पेटेंट्स करवाया जाता है, या डिजाइनर जो आपका रजिस्टर्ड डिजाइन्स करवाए जाते हैं। जल्दी से जल्दी बताएं आपका राइट आंसर यहां पर क्या है बच्चे। यहां पर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट रहने वाला है। रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने डिजाइन को कि भाई ये डिजाइन मैंने बनाया, कोई बंदा इस डिजाइन को कभी यूज मत करना मेरी परमिशन के बिना, नहीं तो आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट करता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एक इन्वेंटर के द्वारा, एक इन्वेंटर के द्वारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक है, मतलब एक जो आपका इनोवेशनर है, जो आपका इन्वेंटर है, उसके द्वारा किसी भी चीज का नया आविष्कार किया जाता है तो उसके लिए कॉपीराइट करवाया जाता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किया जाता है, पेटेंट्स होते हैं, या आपका क्या होता है रजिस्टर्ड डिजाइन होता है। तो जल्दी से जल्दी बताएं यहां पर जो आपका राइट आंसर बच्चे रहने वाला है, राइट आंसर आपका रहने वाला है कि जब आप नई चीज को कभी भी आविष्कार करते हो, इन्वेंट करते हो नई चीज को, तो आपको उसका पेटेंट करवाना पड़ता है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और आपका क्या होता है एक क्या होता है ट्रेडमार्क्स आपको करवाना पड़ता है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। यहां पर करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी है कि सबसे पहले क्या होता है। पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा ही था, तो जल्दी से जल्दी बता दें कि आपका यहां पर राइट आंसर क्या बनने वाला है। सबसे पहले क्या करोगे बच्चे आप, सबसे पहले क्या करोगे, ऑफर और प्रपोजल, ऑफर ऑफ प्रपोजल की बात करते हो, बिल्कुल यहां पर आप देख लो ए ऑप्शन यहां पर है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले तो ऑफर ही करेंगे ना। तो यहां पर जो आपका क्या राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहने वाला, ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्योंकि पहले यहां पर क्या करते हो आप, प्रपोजल या ऑफर करते हो, उसके बाद क्या करते हो वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद आपका प्रोमिस होगा, प्रोमिस होने के बाद क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होने के बाद आपका क्या हो जाता है बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर आपको एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, सही है ना, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर है ना जो आपका, तो असेंडिंग ए टू जेड आपने लगाना है यहाँ पर, ठीक है, ए टू जेड असेंडिंग ऑर्डर में आपको क्रोनोकोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर आपको सीक्वेंस में बनाना है कि सबसे पहले कौन कौन से जो आपके आए थे, कौन कौन सा कब आया था, ठीक है, तो वो बताना है आपको। तो जल्दी से जल्दी बता दें, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी बता दें, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ए बी डी ई, ए ई की बात करते हैं, फिर ए ई बी सी डी की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे आपके राइट ऑप्शन है वो क्या रहने वाले हैं, जल्दी से जल्दी बता दें। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है आपका राइट ऑप्शन, जल्दी से जल्दी बता दें। यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर रहने वाला, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो सिस्टम है वो चलता है। मे बी थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ हो गया, ठीक है, 1900 नहीं, ठीक है, ये 1952 की बात करता है,
पहले, ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट जो ऑप्शन है, ठीक है, बी वाला पहले आ जाएगा, ठीक है, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, डी वाला है और ये आपका ई वाला है, ठीक है। जिस तरीके से आपका पूरे का पूरा आप देख लें एक बार, तो ये आपका बिल्कुल राइट जो सिस्टम आपका बन रहा है कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं किसकी, यहां पर फिर आपका मैचिंग का सिस्टम है कि आपने मैच करना है कि एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कब आया था, ठीक है, वो कब आया था, वो तो आपको पता होगा कब आया था, ठीक है, जल्दी से जल्दी बता दें कि आपका कब आया था यहाँ पर, ठीक है, जल्दी से जल्दी बता दें, इस तरीके से मैच करना है। आईटी एक्ट मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करवाया था अभी, ठीक है, 2002 के अंदर क्या आया था, कंपनी कंपटीशन एक्ट था, आईटी एक्ट 2000 में आया था पूरा, ये 2005 में आया था राइट इंफॉर्मेशन वाला। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर बच्चे रहने वाला है, ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका क्या रहने वाला है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट रहने वाला है, क्योंकि यहां से आपको पता लग गया कि इंडियन एक्ट 1872 में आया था, तो बस यहीं से आपका सारा का सारा सिस्टम मैचिंग कर देगा कि जो आपका ए का ऑप्शन नंबर 2 है, 2 बार दे रखा है, इसको काट दोगे इसको काट दोगे, उसके बाद कंपटीशन एक्ट का मिला लोगे, ठीक है, इस तरीके से आप कवर कर लोगे। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिलेट्स टू वारंटी। अगर वारंटी की बच्चे बात करते हैं तो वारंटी के अंदर क्या क्या सिस्टम होता है, टू द वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर द जो आपका कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, अनुबंध को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, कंप्लीशन है पूरे का पूरा। उसके बाद बात करते हैं इफ देयर आर ब्रीच टू अग्रेसिव पार्टी है, जो आपकी अग्रेसिव पार्टी है ना, वो रेपुटेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है इसके अंदर, मतलब उसका उल्लंघन करे तो अस्वीकार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज एसेंशियल टू मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है कि जो एसेंशियल है, मुख्य उद्देश्य होता है, वारंटी थोड़ी मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी अनुबंध का, कि मैंने वारंटी तो किसी चीज में ना भी मिले तो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वहां पर जिस चीज की गारंटी नहीं मिलती क्या वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तो ये भी आपका गलत है, ये भी आपका, ये भी आपका। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक है कि कैन क्लेम कर सकते हो उस चीज के डैमेज होने के ऊपर आप वारंटी पर। उसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग आर पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंज्यूमर। देखो CSR आपको बड़े अच्छे से मैंने करवा रखा है, जल्दी से जल्दी इसका राइट आंसर बता दें। राइट आंसर यहां पर आपका क्या रहने वाला, रीजनेबल चांस एंड प्रॉपर सिस्टम ऑफ एक्सप्लिशमेंट एंड प्रमोशन की बात करता है। बी नंबर की यहां से बात करता है टू सप्लाई गुड्स एंड रीजनेबल प्राइस के ऊपर, आपको सेलर मार्केट के ऊपर इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन की बात करता है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ जो आपका बोइंग हेयर एंड रेजिडेंट होता है आपका, जो भी है सिस्टम यहाँ पर जल्दी से जल्दी बता दें कि आपका बाइंग में भी आना चाहिए यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, जल्दी से जल्दी बता दें। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। देखो CSR की अगर बात की जाए, CSR के अंदर देखो जो भी आपकी ग्रीवेंसिंग हैंडलिंग होती है जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी चाहिए कि बाइंग जो बायर है आपका उसको सुनना चाहिए, रेजिडेंट जेन्युइन तरीके से उसकी ग्रीवेंसिंग करनी चाहिए, उसको हैंडल करना चाहिए, ठीक है, जो भी जिस तरीके की उसकी प्रॉब्लम है, ये तो आपका आना ही आना था। इम्प्रूव बिजनेस की जो ऑपरेशन की अपॉर्चुनिटी है या बिजनेस का जो इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, वो इंप्रूव ये नहीं करता बिजनेस के अंदर। हालांकि बिजनेस को तो एक और डिपार्टमेंट बना के लोगों के साथ मतलब बातचीत करने के लिए, मतलब बिजनेस का काम बढ़ता है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं करता जो आपका CSR होता है। उसके बाद बात करते हैं टू सप्लाई रीजनेबल प्राइस के ऊपर, आप सेलर मार्केट के अंदर अपना रीजनेबल प्राइस के अंदर आप गुड्स को सप्लाई करो, बिल्कुल सही बात है, रीजनेबल प्राइस के अंदर करोगे, ऐसा आपको नहीं करना हाई रेट वाला। तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किन किन चीजों से इफेक्ट होता है, निम्न में से कौन से जो कानून है वो आपके बिजनेस को प्रभावित करते हैं। इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक
बैंकरप्सी की बात करता है, इसके जो लॉज होते हैं उनकी बात करता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करता है, या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ की बात करते हैं, या कंपटीशन लॉज की बात करते हैं। तो कौन सी ज्यादा चीजें इफेक्ट करते हैं? देखो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन तो आपको करना ही पड़ता है, कैसा भी बिजनेस आपको इफेक्ट करेगा या ना करेगा, वो बातें आपकी बेसिक का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कंपटीशन वाला भी आपको इफेक्ट करता है, पर उसके रूल रेगुलेशन अगर मानोगे तभी आप बिजनेस कर पाओगे, नहीं तो बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं होगा आपका। यहां पर जो आपका इफेक्ट करता है, ठीक है, प्रभावित करता है, वो आपका इनकॉर्पोरेशन है, और आपका दिवालियापन वो आपको क्या करता है, यहाँ पर ज्यादा इफेक्ट करता है। तो बी ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चे यहाँ पर रहने वाला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग जो आपके सेक्शंस हैं ऑफ द इंडियन एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, रिक्वायर्ड करता है, यहां पर आपने बताना है कि जो एनफोर्सिबिलिटी ऑफ द लॉ है, ठीक है, वो आपका लॉ कहां पर आएगा, यहाँ पर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ यहाँ पर कौन से एक्ट के अंदर आता है? सेक्शन 2 के आई के अंदर, सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 एच के अंदर, सेक्शन 2 एम के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बच्चे जरूर मिलते हैं, जल्दी से जल्दी अपना राइट ऑप्शन बता दें। यहाँ पर जो आपका बच्चे राइट ऑप्शन रहने वाला वो क्या रहने वाला है? राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है सेक्शन 2 एच, आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन रहने वाला है। एच वाला आपका सी ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, सेक्शन 2 एच आपका राइट ऑप्शन है। डियर फ्रेंड्स, क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स लोग को भी पता लगे, शेयर भी कर देना। और डियर फ्रेंड्स, लाइक शेयर जरूर कर दिया, कमेंट करके बच्चे अपने अपने आंसर बता सकते हैं इस क्लास के नीचे, जो क्लास को बाद में देखेंगे। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपकी पेपर 1 के एनालाइज के ऊपर मैं बनाऊंगा। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।